आज की जो सुबह है वो जीत की सुबह है। आई होप कि आप सभी को बढ़िया नींद आई होगी कल रात, तसल्ली वाली। वो बात अलग है कि कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर ही अटके होंगे फोटो वगैरह देखने के लिए। विकास, अभिषेक, श्वेता, आनंद, नितिन, अंकित कुमार, श्याम, संदीप, मनोज, मोहित, सुजीत, रवि, प्रखर, गोविंदा, राहुल, प्रीति कुमारी, बहुत सारे बच्चे वहां जुड़ गए हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैंड रिटन नोट चाहिए? चलो ठीक है, आज बात करते हैं, डलवा देंगे। ठीक है, तो एक तो भाई कल मजा आ गया, बढ़िया मैच रहा जैसी उम्मीद थी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अब तसल्ली में होंगे, पढ़ाई पे पूरा जोर देंगे और ये आईपीएल वाईपीएल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना। चैंपियन ट्रॉफी चलो बड़ा टूर्नामेंट है, देश खेल रहा है उसमें, तो कई बार हम इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो अब ये मत करना कि अपना अगला एक डेढ़ महीना आईपीएल वाईपीएल के चक्करों में खराब कर दो, है ना। लोग आ रहे हैं, पैसे बना के रिटायर हो जा रहे हैं और हम लोग ग्रुप डी लेवल तक की नौकरी नहीं ले पा रहे। तो ये हमारे हमारे परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाकी आपको मैं डेली जो पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको मिल ही जाते हैं पीएनजी फाइल वाले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना, जहां पे हमने लास्ट क्लास खत्म की थी वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसने जो पहले मैंने 2-3 क्लास पढ़ाई हैं आपको वेव चैप्टर की, अगर आपने वो नहीं की है तो फिर क्लास छोड़कर पहले पीछे क्लास कंप्लीट कर लें, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। जहां पर लास्ट क्लास खत्म की गई थी वहीं से हम क्लास के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बच्चा कह रहा सर आप रोहित शर्मा जैसे लगते नहीं। भाई रोहित शर्मा जैसे लगते हैं हमारे यहाँ पे पीयू सर, है ना, उनका फेस ज्यादा मैच करता है। भारत माता की जय। इस करके आप मैच देखते हैं, मैं तो बहुत इंटरेस्ट से मैच देखता हूँ इंडिया के। मुझे टेस्ट मैच ज्यादा पसंद है, वो भी टेस्ट मैच जो सेना कंट्री में हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें मजा आता है थोड़ा ना। जब बॉल स्विंग कर रही होती है, बाउंस होता है, विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हो, 3-3.5 दिन में रिजल्ट आ जाए तो। लेकिन ये बड़ा टूर्नामेंट था, ये हमने देखा। कल का मैच हालांकि मैं उतना अच्छे से नहीं देख पाया पूरा, इंडिया वाली बैटिंग खास तौर से कर, खैर हाईलाइट्स हमने देख ली थी। यहाँ आओ। अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा हमने आपको बताया था, ये वही वाला पेज खुला हुआ है जो हमने आपको पढ़ा के गए थे, कि वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो तो मैंने कहा था उसे इंफ्रासोनिक अपसर्वे तरंगे कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा हो तो उसे अल्ट्रासोनिक परासर्वे कहेंगे। ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है बैट, है ना, डॉल्फिन यूज करती है इनका, सोनोग्राफी में यूज करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड कराने में, सोनार सिस्टम में। ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इंफ्रासोनिक अपसर्वे को सुन सकते हैं एलिफेंट, हाथी, राइनो, गैंडे, वेल, मछलियां। फिर मैंने कहा था आपसे कि ये तो हम सबको पता है कि जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। लेकिन कोई हमारे से पूछ ले कि जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक है, तो जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी वेवलेंथ है 17 मीटर से लेके 17 मिलीमीटर के बीच में। अगर वेवलेंथ 17 मीटर से भी ज्यादा हो जाए तो इंफ्रासोनिक, देखो इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, लेकिन आवृत्ति तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है 17 मीटर से भी ज्यादा। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था 20,000 से भी ज्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 17 मिलीमीटर से भी कम होती है। यहां तक की जो बात है ये मैं क्लास में कर चुका हूं। ये बच्चा कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे। भाई मेरा बर्थडे नहीं था कल, जो कोई बच्चे फेसबुक पे जुड़े हुए होंगे, कल मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो इसलिए हम कल शाम को बाहर गए हुए थे, इसलिए भी मैं मैच नहीं देख पाया। वो मेरा बर्थडे नहीं भाई, है ना। मेरा भी हालांकि इसी मंथ ही है, 20 मार्च को है, अभी नहीं है। ठीक है सर, हम न्यू ज्वाइन हुए हैं। जो बच्चा न्यू ज्वाइन हुआ है पहले पीछे की 3 क्लास देख कर आओ वेव की, तब इस क्लास में कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो अब यहां देखना। अब बेटा एक चीज समझना कि अगर मान लो आपने किसी के पास फोन किया और फोन करने के बाद में क्या आप सामने वाले से कभी पूछते हो भैया आप पुरुष बोल रहे हो कि महिला बोल रहे हो, आप लड़का हो कि लड़की हो, छोटा बच्चा हो कि बुजुर्ग आदमी हो? आप बिना देखे ही आवाज सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि महिला की आवाज है कि पुरुष की आवाज है। होता नहीं होता है? ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। या मान लो कि मेरा मेरा मुंह इधर को है और पीछे 2 बच्चे बात कर रहे हो, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि लड़के ने बोला कि लड़की ने, आवाज सुन के हमें पता चल जाएगा। तुम 2 आवाजों में जो फर्क कर पाते हैं कि आवाज महिला की आवाज है कि पुरुष की आवाज है, क्योंकि देखो आवाज जो होती है ना, पुरुषों की आवाज और महिला की आवाज में थोड़ा सा फर्क होता है। महिलाओं की आवाज थोड़ी सी बारीक पतली आवाज होती है, पुरुषों की थोड़ी मोटी सी आवाज होती है।
तो बचपन से जब हम आवाजें सुन रहे हैं तो हमारे दिमाग क्या करता है, आवाज को सुनते ही हमें फिल्टर करके बता देता है कि महिला की आवाज है कि पुरुष की। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि दो आवाजों में जो हम फर्क कर पाते हैं कि महिला की आवाज है कि पुरुष की आवाज है, वो हम कर पाते हैं बेटा उसके तारतम्य, उसके पिच की वजह से। पिच होता है आवाज का पतलापन या मोटापन। तो अगर कोई आपने साउंड सुना, तो अगर वो आवाज पतली आवाज है, बारीक आवाज है, तो हम कहते हैं हाई पिच का साउंड है, ये उच्च तारतम्य वाला है, यानी किसी महिला की आवाज जैसा है। मैंने कोई साउंड सुना, थोड़ी मोटी आवाज लग रही है मुझे, तो हम कहेंगे लो पिच निम्न तारतम्य का साउंड है ये। तो पिच अगर हाई होगी तो महिलाओं की होगी, लो होगी तो पुरुषों की आवाज होगी। तो उच्च तारतम्य महिलाओं का होता है और पुरुषों का होता है निम्न तारतम्य। उच्च तारतम्य का मतलब होता है बारीक आवाज, पतली आवाज। ये बेटा जो पिच है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लो कि आपने एक साउंड सुना, अगर उसकी आवृत्ति निम्न है, ध्यान सुनना भी, आपने एक ध्वनि सुनी, वो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है, निम्न आवृत्ति का साउंड है। अगर कोई साउंड लो फ्रीक्वेंसी का हो तो हम कहेंगे इसकी पिच भी लो होगी, यानी कि ये आवाज थोड़ी सी मोटी आवाज होगी, जैसे कि पुरुषों की आवाज। तो निम्न तार है, निम्न आवृत्ति है तो निम्न तार तो होगा, थोड़ी मोटी सी आवाज, है ना। अगर आपने कोई साउंड सुना, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का है, उच्च आवृत्ति का है, अगर उच्च आवृत्ति का साउंड है तो हम कहेंगे इसकी पिच भी हाई होगी। पिच भी कैसी होगी, हाई, यानी कि ये उच्च तारतम्य होगा, उच्च तारतम्य। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर लो है, निम्न आवृत्ति है, तो तारतम्य कैसा, निम्न, यानी ये आवाज किसकी होगी, लड़कों की, बॉयज की, थोड़ी फ्लैट वॉइस, मोटी सी आवाज। अगर हाई पिच है, उच्च तारतम्य है, तो फिर अगर उच्च आवृत्ति है तो उच्च तारतम्य होगा। ये किसकी आवाज होती है, महिलाओं की, गर्ल्स की। तो पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। एक तो आपसे पूछेगा कि जो पिच है, जो तारतम्य है, यानी कि आवाज का पतलापन या मोटापन, ये जो पिच है ये किस पर डिपेंड करता है, हम कहेंगे पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर ध्वनि निम्न आवृत्ति की है तो उसकी पिच भी लो होगी, यानी कि मोटी सी आवाज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच भी हाई होगी, यानी कि पतली सी बारीक आवाज होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि पिच जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। दूसरी चीज, ये बेटा फ्रीक्वेंसी को आप पिच को नंबर नहीं दे सकते कि सर लड़कों की पिच लो होती है, लड़कियों की हाई होती है, तो 10 12 18 20 ने नंबर नहीं दे सकते। ये हमारे कान की काबिलियत है कि किसी साउंड को सुनकर वो आपको एक आइडिया देगा कि पतली सी आवाज महिलाओं की जैसी आवाज लग रही है या मोटी सी आवाज ये पुरुषों की आवाज की जैसे लग रही है। इसे नंबरिंग नहीं दी जा सकती। बस इतना ध्यान रखना कि जो पिच है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो लो पिच में जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो हाई पिच में जाता है, यानी कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और ये लड़कियों की जो पिच पूछता है तो बहुत सारे बच्चे लो पर टिक लगा देते हैं। लड़कियों की पिच हाई होती है, उनकी पतली आवाज है। हाई पिच का होता है उच्च तारतम्य का होता है बारीक आवाज, पतली सी आवाज। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये समझ में, एक बच्चा लिख रहा है सर ऐड को ज्यादा ही आ रहा है। अरे ऐड कहां से आ गया, एप्लीकेशन पे क्लास देख रहे हो तुम, ये ऐड कहां से मिल गया तुम्हें। कह रहा है जी ऐड ज्यादा आ रहा है। रेडियो टीवी वाला बेटा आगे आएगा, जब रेडियो माइक्रोवेव पढ़ाएंगे तब आएगा वो। अरे डेली जब मैं आपको क्लास पढ़ाता हूं उसकी पीएनजी भाई दिलीप कुमार मिलती तो है आपको, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे कि पेपर में देखो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। अब एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहेगा पेपर में कि ध्वनि का तारतम्य, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ध्यान सुनना बात को। अभी देखेगा कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। आपको यहां पे ऑप्शन लिख देगा, एक ऑप्शन लिख देगा एम्पलीट्यूड आयाम पर, एम्पलीट्यूड आयाम पर। एक लिख देगा बेटा आपके सामने जैसे वो स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर। एक लिख देगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर। एक लिख देगा ऑल ऑफ द अबव, सभी पर।
तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ध्वनि का तारत्व किस बात पर निर्भर करता है, तो बेटा ध्वनि के तारत्व का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि के तारत्व का मतलब होता है आवाज का पतलापन या मोटापन, की आवाज पतली है कि मोटी है, आवाज का पतलापन या मोटापन। मोटापन यानी कि श्रिल वॉइस है, श्रिलनेस, पतली आवाज है, या फ्लैट भारी सी आवाज है, मोटी सी आवाज है, फ्लैटनेस। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्वनि का तारत्व, तारत्व शब्द समझते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि तारत्व का मतलब होता है आवाज पतली है कि मोटी है, बस। कि ध्वनि का तारत्व यानी कि ध्वनि जो है पतली आवाज वाली है कि मोटी आवाज है, किस पर निर्भर करेगा? तो मैंने कहा कि आवाज जो है वो पतली है या मोटी है, तो मैंने आपको क्या बताया किस पर डिपेंड करता है? आवाज का पतलापन या मोटापन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। कि अगर उच्च आवृत्ति की ध्वनि है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, तो फ्रीक्वेंसी सबके डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं सबकी। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है यानी पिच हाई होगी, आवाज पतली होगी, श्रिल वॉइस होगी, है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच लो होगी यानी कि आवाज मोटी सी होगी, फ्लैट वॉइस होगी, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हम, ठीक है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। बहुत सारे बच्चे करते क्या, पढ़ के जाते नहीं पेपर में, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए ऑल पर टिक लगा देते हैं। और मैंने कल आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि साउंड की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती ही नहीं है। इंफ्रासोनिक साउंड हो, अल्ट्रासोनिक हो, चाहे सुनने वाला हो, अपसर्वे हो, परासर्वे हो, सुनने वाला हो, सबकी स्पीड सेम होती है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं ली है, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि पीछे की क्लास अगर नहीं ले रखी भाई, इस क्लास को छोड़ देना। इस क्लास में बैठ के अपना टाइम खराब करोगे, मेरा भी टाइम खराब करोगे और अपना डेटा भी खराब करोगे। पहले पीछे की सारी क्लास देख कर आओ क्लास में, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल ज्यादा होशियार नहीं बनना, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास में ये चीजें हो गई। अब अगला एक टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लास में, यहां से इको। इससे हम बेटा न्यूमेरिकल भी करेंगे क्लास में। तो इससे आपके यहां पर इको जो है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बात को यहां पे देखना, जो मैंने अभी आपको बताया हमें पिछली क्लास में खत्म करना चाहिए था, हो सकता है कि उस दिन टाइम खत्म हो गया हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों के साथ की तो क्या दिक्कत है भाई, आपके साथ ना बड़ी समस्या ये है, अब 8:15 बजा के क्लास में कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और इतना बेवकूफ बच्चा है विशाल मरवा, ये लिखे जा रहा है क्लास में गुड मॉर्निंग पागलों की तरह। मतलब आप लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर 8 बजे की क्लास है, ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सारी बातें ठीक 8 बजे करनी है क्लास में। एक तो आप चलती हुई क्लास में आ रहे हो, पहली बदतमीजी आपने ये की। दूसरी बदतमीजी क्या कर रहे हो कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक के बाद एक कमेंट करे जा रहे हो। तो क्या नौकरी लगेगी तुम्हारी? हालात तुम्हारे इतने खराब है ना, मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं ये तो। और उसके बाद पता है क्या करते हैं बच्चे, ये चलती हुई क्लास में बीच में आएंगे, फिर टीचर को जज भी करेंगे कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर ने पिछले 15 मिनट में क्या पढ़ाया उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, पिछली 2-3 क्लास में टॉपिक से क्या पढ़ाया कोई मतलब नहीं है। तो मूर्खतापूर्ण हरकतें भी ऐसी हैं बच्चों की। अच्छा, अब देखो, अब बेटा बात करेंगे एको प्रतिध्वनि की। अब मैं आपके कमेंट थोड़े से जो है वो साइड कर रहा हूं, है ना। जब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तभी कमेंट चलाऊंगा मैं, वरना क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। देखो, अगर हम प्रतिध्वनि की बात करें, एको की, आपने एक चीज महसूस की होगी, आप कभी पहाड़ों में जाओ और आप वहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं हेलो, तो आपने तो एक ही बार बोला पर आपकी आवाज रिपीट होती है, आपको सुनाई देगा हेलो 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 हेलो, 1 1 1 1, मान लो 1 बोला एक बार, कई बार रिपीट हो रहा है 2 2 2 2, या गांव में आप गहरे से कुएं में चिल्लाते होंगे बचपन में, ओए, अंदर से आवाज आती होगी ओए। तो जो आपकी जो आवाज रिपीट होती है, जो साउंड का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, कि आप एक बार साउंड बोल रहे हैं 1, लेकिन वो 1 आपको कई बार सुनाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसे हम कहते हैं इको या प्रतिध्वनि। अब आप कहेंगे सर ये इको जो है, ये प्रतिध्वनि जो है, ये हमें हमेशा तो सुनती नहीं है। आप क्लास में लगातार 15 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन आपका शब्द तो एक ही बार सुन रहा है हमें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आपकी आवाज भी बार बार रिपीट हो? या हम अपने घर में मम्मी पापा से बात करते हैं तो भी हमें एक ही बार साउंड सुनता है। देखो, इको सुनती है कब, उसकी कुछ कंडीशन है। अगर आपको अपनी इको सुननी है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो आपको ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा जहां आपके आसपास कोई दीवार हो जिसपे साउंड टक्कर आके वापस आ सके। एक बार आपने बोला हेलो, ये हेलो तो सुनेगा जो मुंह से निकला हेलो, एक जो दीवार से टक्कर मार के वापस आया हेलो, वो सुने। तो आपके आसपास दीवार होनी चाहिए। आपको दीवार तो है ही हमारे घर में, दीवार तो सबके घर में होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके और उस दीवार के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। अब जब हेलो बोलते हैं अपने घर में, आपके मुंह से जो साउंड निकलता है ना, जो कर्टेन पर्दे लगे हुए हैं उनके ऊपर टकराएगा, घर में जो सामान रखा, फर्नीचर रखा, उस पर टकराएगा, तो साउंड आपका रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो प्रॉपर टक्कर मार के वापस नहीं आ पाएगा, बीच में एब्जॉर्ब। आपको सर ऐसा करो, मुंह कर लो पीछे को। अब आपके सामने एक दीवार भी है और आपके दीवार के बीच में कुछ है भी नहीं, तो अब भी आपकी इको नहीं सुन रही,
तो ऐसा क्यों है? तो तीसरी एक लास्ट कंडीशन है जो पेपर में आती है। अगर आपको अपनी इको प्रतिध्वनि सुननी है तो आपको दीवार से या किसी पहाड़ी से या किसी कुएं की तली से कुछ दूर जाके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दीवार है और दीवार के पास जाके ऐसे कर रहे हैं हेलो, तो इको नहीं सुनेगी। तो अगर आपको अपनी इको प्रतिध्वनि सुननी है तो आपको दीवार से कुछ दूर खड़ा होना पड़ेगा। वो दूरी पेपर में पूछता है कितनी होनी चाहिए, तो मैं अभी इसे प्रूव भी करूंगा। अभी के लिए पहले हम लिखेंगे कि इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारी दीवार से जो दूरी है वो कम से कम होनी चाहिए 17.15 मीटर, 17.15 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर एको मिनिमम डिस्टेंस should be 17.15 मीटर between लिसनर एंड रिफ्लेक्टर। हिंदी में लिखेंगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच की दूरी कम से कम 17.15 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 17.15 मीटर होनी चाहिए। तो बेटा एक तो बात को ध्यान रखना कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में 17.15 मीटर ही लिखा मिले, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पेपर में ये भी कह सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, और वो लिख देगा कि 17.2 मीटर या लगभग 17 मीटर लिख देगा, या 16.6 मीटर भी लिखा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन होगा वो 17 मीटर के आसपास का ही होगा, 17.15 या 17.2 या 17 या 16.8, 16.6, इसके ऐसे ही कुछ ऑप्शन रहेगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि वो अलग अलग ऑप्शन क्यों आ सकते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। और दूसरा भी आपको समझ में आएगा कि जो मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे, ये 17.15 मीटर आई कैसे। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये प्रोसेस को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस से कई क्वेश्चन निकलते हैं जो पेपर में आते हैं, तो इस प्रोसेस को बहुत ध्यान के साथ समझना। देखो, ये मान लो कि बेटा कोई दीवार है, ये एक दीवार है और इसके पास आप जाके खड़े हो गए। यहां पे आप दीवार के पास जाके खड़े हो गए, ठीक है। और आप क्या चाह रहे हैं कि जो आपने हेलो बोली, ये आपने बोला हेलो, और ये हेलो एक दीवार से टक्कर मार के वापस आई हेलो। आप चाह रहे हैं कि सर ये दोनों हेलो मुझे अलग अलग सुने। अभी पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान सुनना बात को, ठीक है। तो एक देखो, एक और जग गया, कह रहा जी फिजिक्स जल्दी कराओ, पेपर है मेरा जुलाई में। हाँ भाई, अब तुम 4 दिन पहले जग जाओगे, 4 दिन पेपर खत्म हो जाएगा, आराम से चलने दो, जब खत्म होगा खत्म हो जाएगा, पढ़ाई करो तुम, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने बोला हेलो, ये हेलो दीवार पे गई, टक्कर मार के वापस आई, ठीक। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना बात को कि मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने हेलो बोली वो तो मुझे सुनी, जो टकरा के वापस आई है मुझे अलग सुने। तो पहले आप ये समझेंगे क्लास में कि दो शब्द आपको अलग अलग सुनते कब हैं। मैंने कहा 1 2, आपको 1 अलग सुना, 2 अलग सुना, ठीक है। मैंने कहा 9 7, 9 आपको अलग सुन रहा है, 7 अलग सुन रहा है। दो शब्द हमें अलग अलग पता कब सुनते हैं, जब मैं आराम आराम से बोलूंगा। आप कहोगे जी आराम आराम से का मतलब क्या है, आप तो लगातार बोले जा रहे हैं क्लास में, तब भी हमें दो शब्द अलग अलग ही सुन रहे हैं। पूरा सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में हर शब्द अलग अलग सुन रहा है। बेटा आराम से बोलने का मतलब यह है कि अगर मुझे दो शब्द अलग अलग सुनने हैं 1 2 7 9, तो इनके बीच में जो गैप है वो कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। यानी जो मैं पहला शब्द बोलूं और दूसरा शब्द बोलूं, इनके बीच में कम से कम गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड का। आप कहेंगे सर 0.1 सेकंड का ही गैप क्यों होना चाहिए। देखो, मैंने कहा 1, तो जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलता है ना, तो किसी भी शब्द का, किसी भी आवाज का प्रभाव आपके कान के पर्दे पे 0.1 सेकंड तक रहता है। अगर मैं 0.1 सेकंड से पहले ही दूसरा शब्द बोल दूंगा ना, तो पहले शब्द का प्रभाव तो खत्म नहीं हुआ, पहला शब्द कान के पर्दे पे घूम रहा है, दूसरा और आ गया, तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों आपको अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। अभी मैं आपके सामने बहुत स्पीड से बोलूंगा, आपको दो शब्द अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। देखना, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने इतनी स्पीड से बोला, आप हो आराम से, रेल नहीं छूट रही, इतना स्पीड से बोल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 आपने इतने स्पीड से बोला, 7 का बोल दिया, 8 का बोल दिया, 9 का बोल दिया, पता ही नहीं चला, सीधा 22 तक पहुंच गए। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूं तो दो शब्दों के बीच में मैं 0.1 सेकंड का गैप नहीं रख रहा हूं, इसलिए आपको शब्द अलग अलग नहीं सुन रहे हैं। तो अगर आपको दो शब्द अलग अलग सुनने हैं, उनके बीच में इतना गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड का, यानी सेकंड का भी 10वां हिस्सा। अब मैं जब क्लास में बोल रहा हूं ना, आपको सारे शब्द अलग अलग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन रहा है। मेरा मुंह खुल रहा है, जीभ उठ रही है, बैठ रही है, तो दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन पा रहा है, इसलिए आप अलग अलग उन्हें सुन रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इस व्यक्ति ने जो हेलो बोली और जो टकरा के वापस आई,
इनके बीच में जो गैप है वो होना चाहिए 0.1 सेकंड का। साउंड की जो स्पीड है हवा में आपने हमें बताई थी वो होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये 22 डिग्री टेम्परेचर पे आपने बताया था कि साउंड की स्पीड 343 होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूरी निकाल लो। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। तो साउंड की चाल कितनी है? 343। और जो साउंड गया दीवार तक और टकरा के वापस आया, उसमें कितना समय लग रहा है? 0.1 सेकंड का। तो दूरी आ गई 34.3 मीटर। यानी कि अगर यहां ध्यान सुनना यहां से, अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, आपको अपनी इको सुननी है कि जो हेलो आपने बोली वो तो सुने, जो टकरा के वापस आए वो अलग से सुने। अगर आपको अपनी इको सुननी है तो आपको दीवार से इतना दूर खड़ा होना पड़ेगा कि आपका साउंड दीवार तक जाए और टकरा के वापस आए। तो जाने और आने में साउंड कितनी दूरी तय करे? 34.3 मीटर की। बेटा ये दूरी जो है ना जाने और आने की है। भाई इको कब सुनेगी? कि साउंड दीवार तक जाए और फिर वापस आए। ये जाने और आने की दूरी है, मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, उसे एक्स मान लो। तो एक्स कितना आ जाएगा? भाई टोटल जो दूरी है जाने और आने की वो तो 34.3 मीटर है। तो केवल जाने जाने की दूरी कितनी आएगी? 34.3 मीटर का मैं आधा करूंगा तो आ जाएगा 17.15 मीटर। यानी कि अगर आपको अपनी इको सुननी है तो आपको दीवार से कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? 17.15 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा ताकि साउंड 17.15 मीटर जाए, 17.15 मीटर आए, टोटल दूरी तय करे 34.3 मीटर की। अगर साउंड जाने और आने में 34.3 मीटर तय करेगा तभी आपको इको अलग अलग सुनेगी। अच्छा, कुछ जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड की जो स्पीड है वो 332 ले लेते हैं, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेते हैं 332, तो उनका आंसर 16.6 मीटर आ जाएगा। तो कोई टीचर क्या करता है 340 ले लेता है, ये 20 डिग्री के आसपास, तो उनका 17 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग टीचर का अलग अलग आंसर आ सकता है, इसलिए आपको पेपर में 17 मीटर के आसपास जो भी दिखे वो आपका आंसर बनेगा। तो मैंने अब देखो यहां से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसे बड़े ध्यान से समझना। मैंने एक तो कहा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे सर 17.15 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे दो शब्द अलग अलग सुनने हैं तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 0.1 सेकंड का। मैं आपसे पूछूं किसी आवाज का प्रभाव हमारे कान के पर्दे पर कितने समय तक बना रहता है? 0.1 सेकंड तक। मैं आपसे कहूं कि साउंड गया, दीवार पे गया, टक्कर मार के वापस आया, तो साउंड को जाने और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़े कि मुझे अपनी इको सुन जाए? जाने आने में दूरी तय करनी पड़ेगी 34.3 मीटर की, यानी दीवार तक की दूरी होनी चाहिए 17.15 मीटर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इनसे हम क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और क्लास में जो टाइम से नहीं आएगा, सारी क्लास पीछे की लेकर नहीं आएगा, उसे एक शब्द समझ में नहीं आएगा, क्लास का ध्यान रखना। कंटिन्यूटी में जो है केवल वही चीजों को समझ पाएगा, बाकी केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होना क्लास में। अब मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखा देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे लैंग्वेज में दिखेगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 23, फिर उसके आगे लिखेंगे ABCD, जो भी आपको सही लगता हो। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, 23 का A है कि B है, 23 का C है कि 23 का D है। कह रहा है कि अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि, यानी कि जो आपने बोला हेलो, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि जो टकरा के वापस आई के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि जो आपने बोली हेलो और जो टकरा के आई, ये दीवार थी, याद है मैंने ये तो बताया था आपको कि जो हेलो बोला वो और जो टकरा के आया वो, इनके बीच में गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड का। बी आंसर सबका सही आ रहा है। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही था ये, इसमें ज्यादा अब आपका जो मेन टेस्ट है वो है इस वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा। मोहम्मद साफिक, पूनम, अंश, मोहित, अमित, अंकित, मनोज, रजनेश, दीपक, साहिल, अभिषेक, प्रवीण, ये क्वेश्चन करो भाई। सोनू कुमार, तुमने पिछला क्वेश्चन भी गलत कर दिया भाई, हैं? तुम बड़े गजब बच्चे हो। कह रहा है कि एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पास एक व्यक्ति धातु की घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। बेटा प्रतिध्वनि सुनने का मतलब क्या है? प्रतिध्वनि कब सुनेगी? इको कब सुनेगी? यानी कि साउंड दीवार तक जाए और टक्कर मार के वापस आए। 0.3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। यदि ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, देखो ध्वनि की चाल जो देगा पेपर में वही माननी है, से चलती है, तो दीवार उससे कितना दूर है। देखो यहां देखना बेटा, ये दीवार है, एक व्यक्ति ने धातु की घंटी बजाई, ये मान लो घंटी है, ठीक है, धातु की घंटी बजाई, टन, ये आवाज गई, टन, टन ऐसे लिखते हैं टन, और टकरा के वापस आई टन। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कंक्रीट की दीवार के पास एक धातु की घंटी बजाता है, 0.3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनी, यानी कि जो उसने यहां से आवाज गई टन, फिर टकरा के वापस आई टन, तो उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी 0.3 सेकंड के बाद। कह रहा अगर साउंड की जो स्पीड है अगर वो 340 मीटर पर सेकंड हो
तो आपको बताना है कि उससे दीवार कितना दूर है। तो बेटा देखो, साउंड कितना तेज भाग रहा है 340 की स्पीड से, प्रतिध्वनि सुन रही है 0.3 सेकंड के बाद, तो 0.3 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? दूरी होती है चाल गुणा समय, तो चाल है 340 की, समय है 0.3 सेकंड का, तो 102 मीटर आ गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 102 मीटर देखते उसको टिक लगा देते हैं। भाई बात समझो, ये जो दूरी आई है ना बेटा 102 मीटर की, ये क्या क्या आई है? ये दूरी आई है जाने और आने की। देखो प्रतिध्वनि जब भी आपको दिखे पेपर में लिखा हुआ, इको जब भी पेपर में लिखा हुआ दिखे, तो बेटा इको प्रतिध्वनि में क्या होता है कि साउंड दीवार तक गया और टकरा के वापस आया। ये दूरी जाने और आने की दूरी होती है, प्रतिध्वनि में दूरी आएगी जाने और आने की। आपको तो केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, तो उसे हमने x माना था, तो 102 मीटर का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 51 मीटर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 51 जिसका आया है सी उसका ठीक है, बाकी 102 मीटर वालों का गलत है। ये सुनील कुमार सैनी का मुझे 102 मीटर दिख रहा है, गलत आंसर है इनका। प्रियंका गोस्वामी का भी गलत है। भाई मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको अपनी इको प्रतिध्वनि सुननी है, तो इको में क्या होता है कि आपके मुंह का साउंड दीवार तक जाएगा, टकरा के वापस आएगा। तो इको में जाने और आने की दूरी आती है। भाई इको सुनेगी कब? कि साउंड दीवार तक जाए और टकरा के वापस आए। तो इको वाले केस में दूरी आएगी जाने और आने की, उसका आधा करना मत भूलना। पेपर में ये वाला ऑप्शन भी रखेगा वो कि दूरी बच्चा निकालेगा कि चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी निकाल ली 102 मीटर। पर उस आपको ये भी तो ध्यान देना है कि इको में दूरी आएगी कि साउंड दीवार तक गया फिर टकरा के वापस आया, जाने आने की दूरी है। मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, इसका आधा करेंगे, 51 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ये करना है। क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था बोर्ड पे लिखकर खुद से, ये पेपर में ऐसे आया था क्वेश्चन। कह रहा कि द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है। तो ध्वनि का तारतम्य निर्धारित किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से। लो फ्रीक्वेंसी है तो मैंने कहा था कि पिच लो होगी, हाई फ्रीक्वेंसी तो पिच हाई होगी, निम्न आवृत्ति है तो तारतम्य निम्न होगा, उच्च आवृत्ति तो तारतम्य उच्च होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन ये करना, करो ये। कह रहा हमारे से एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज, ए मैरीटाइम सर्वे शिप, समुद्र तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि प्राप्त करती है। यानी कि एक हमने साउंड छोड़ा, 2.5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। विच रिसीव एन इको आफ्टर 2.5 सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल अगर 1200 लें तो समुद्र की गहराई कितनी है? क्वेश्चन करो ये वाला। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि पिछला क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका हमें लेवल बताएगा भी कि आप क्लास में टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप सारी क्लास लेकर आए कि नहीं आए हैं, या केवल आप क्लास में टाइम पास करने आ रहे हैं। नोट्स दे दो, ये कर दो, कब खत्म होगा, कब सही हो जाएगा, पेपर कब है, या बस यही कमेंट है आपके। ये बेटा एक जहाज है मान लो कोई, ठीक है, और ये इसने कहा हमारे से, इस जहाज ने एक सिग्नल छोड़ा, ये टकराया और टकरा के वापस आया। तो कह रहा कि इस जहाज ने जो सिग्नल छोड़ा है उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त हुई, इको प्राप्त हुई 2.5 सेकंड के बाद। इको का मतलब है कि जो सिग्नल छोड़ा वो टक्कर मार के वापस आया कितने समय के बाद? 2.5 सेकंड के बाद। कह रहा अगर समुद्र में साउंड की स्पीड अगर हम 1200 ले लें, हालांकि समुद्री पानी में जो स्पीड होती है ना वो बेटा 1531 मीटर पर सेकंड होती है समुद्री पानी में, लेकिन इसने 1200 कहा तो हम 1200 ही मानेंगे। कभी तुम एग्जैक्ट वैल्यू लेके कर लो, क्वेश्चन जो देगा पेपर में वो मानना है। तो अब देखो कितने समय के बाद प्रतिध्वनि प्राप्त हुई? 2.5 सेकंड के बाद। साउंड की स्पीड कितनी है? 1200। तो दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो 1200 में हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 6, 3000 मीटर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी इको दिखे हमें क्वेश्चन में, तो इको प्रतिध्वनि में क्या होता है कि इको में हमेशा दूरी आती है जाने और आने की। ये 3000 मीटर जाने और आने की दूरी है। मुझे तो केवल समुद्र की गहराई निकालनी है, केवल ये पता करना है कि समुद्र कितना गहरा है। तो केवल जाने जाने की निकाल लो, तो कितनी बनेगी? 3000 मीटर का आधा करेंगे तो 1500 मीटर। जिन बच्चों का आया है उनका एकदम ठीक आंसर है, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 1500 मीटर। बहुत बढ़िया, आप गेम को समझ गए ना। अब जैसे पेपर में आपको इको प्रतिध्वनि शब्द दिखे, समझ जाना कि दूरी आएगी जाने और आने की। दूरी तो आप सिंपली निकाल लोगे, दूरी निकाल लोगे चाल गुणा समय से, स्पीड इनटू टाइम से। आपको पेपर में स्पीड भी देगा टाइम भी देगा, तो दूरी निकाल लोगे चाल गुणा समय से, बस उसका आधा करना है जब भी इको दिखाई दे। दूसरा, अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि स्पीड लिख रहा है वो 1200 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ही लिखा हुआ है। टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड ही लिखा हुआ है। जब भी आप न्यूमेरिकल करें इस बात का ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में हम हमेशा एसआई यूनिट यूज करेंगे। ऐसा ही मात्रक, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का सेकंड लिखवा रखा मैंने क्लास में। तो अगर वो टाइम आपको मिनट में दे देगा तो उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि सीधे सीधा वैल्यू पुट कर दो। तो जब भी आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान से देखना कि टाइम मिनट में घंटे में तो नहीं दे रखा, तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अब आपका होगा असली टेस्ट। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इससे बिल्कुल डायरेक्ट वाले। अगर आपने ये कर दिया तो मैं अब आपको खतरनाक से खतरनाक मान लूंगा।
तो जो मैंने आपको पहले बेटा 2 क्वेश्चन बताए हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं इसका नंबर लिख लो आप, 5 लिख लो। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा आ सकता है, ध्यान रखना, जो आ चुका है वो तो करना ही है, जो आ सकता है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। अगर ध्वनि आए तो कैसे होगा? ध्वनि आए मतलब किशन बेरवा सब बता देंगे, भी करते रहो तुम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 चट्टानों के बीच खड़ा एक आदमी ध्वनि की पहली प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद और दूसरी प्रतिध्वनि प्रारंभिक ध्वनि के 3 सेकंड के बाद सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है, जो देगा वो माननी है, 330 मीटर पर सेकंड है, तो 2 चट्टानों के बीच की दूरी क्या होगी? ये बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन धुरंधर देगा हमें 5वें का? देखो यहां पे अच्छे देखना, ये हमारे पास बेटा 2 चट्टाने हैं। इसने कहा कि 2 चट्टानों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। इस बेटा 2 चट्टान हैं। अब जरूर थोड़े ना कि एक ही तरफ आपके चट्टान हो, दोनों तरफ भी हो सकती है। अब कह रहा है कि 2 चट्टानों के बीच खड़ा एक आदमी पहली प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद सुनता है और दूसरी प्रतिध्वनि प्रारंभिक ध्वनि के 3 सेकंड के बाद। यानी कि बेटा इसका मतलब पता क्या है? वो एक पहाड़ी के तो नजदीक होगा, मान लो सॉरी पहाड़ी के नजदीक है, तो यहां से जो उसने बोला हेलो, तो यहां पे जो उसने हेलो बोला और जो हेलो टकरा के वापस आई, तो कह रहा है इस वाले केस में उसने प्रतिध्वनि सुनी 2 सेकंड के बाद और ये दूसरी पहाड़ी दूर होगी इससे। यहाँ पे जो प्रतिध्वनि सुन रहा हो 3 सेकंड के बाद सुन रहा है। तो इसका मतलब पता क्या है? यहाँ बड़े ध्यान समझना भाई, इसने ये वाली जो इको है, प्रतिध्वनि है, ये 2 सेकंड के बाद क्यों सुनी होगी? यानी कि 1 सेकंड जाने में लगा होगा, साउंड को 1 सेकंड आने में लगा होगा, यानी कि यहां से यहां तक जाने में साउंड को 1 सेकंड का समय लग रहा होगा। ये प्रतिध्वनि सुनी 3 सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड जाने में लगा होगा, साउंड को 1.5 सेकंड आने में, यानी कि यहां से यहां तक साउंड को कितना समय लगा होगा? 1.5 सेकंड। यानी कुल मिला के यहां से यहां तक अगर साउंड जाए, इस चट्टान से चट्टान तक साउंड जाए, यानी कि उसे टोटल कितने समय लगेगा बेटा? 2.5 सेकंड का समय लगेगा। बात को समझ रहे हो भाई? उसे पहली प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद सुनी, तो प्रतिध्वनि कब सुनती है हमें? कि साउंड दीवार तक जाए और टक्कर मार के वापस आए। तो पहली इको अगर उसे 2 सेकंड के बाद सुनी, यानी दीवार तक की दूरी 1 सेकंड थी, यहां पे सुनी 3 सेकंड के बाद, यानी कि दीवार तक कितना था? 1.5 सेकंड। तो टाइम हो गया 2.5 सेकंड का, तो टाइम है 2.5 सेकंड। स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। यानी साउंड को यहां से यहां तक जाने में 2.5 सेकंड लग रहे हैं और कितनी स्पीड से भाग रहा है? 330 की स्पीड से। तो दूरी निकाल लो, 4 गुना समय, तो 330 इंटू 2.5, तो 330 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 660 हो जाएगा, और 130 का आधा करेंगे तो 660 और कितना? 115 है ना, तो 5 7 7, ये क्या आ गया भाई? गलत कर दिया मैंने। 330 स्पीड है, 1.5 और 1 2.5 सेकंड, 330 360, अरे 330 है भाई, सॉरी गलती कर दिया मैंने। तो 2 एकम 2, 2 से 2 15, 5 6 12 13 हासिल को 1 8 825 मीटर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, 825 मीटर। जिन बच्चों का आंसर सी ऑप्शन आया है उनका एकदम से ठीक है, बाकी का गलत है। इसका आंसर कितना आएगा? 825 मीटर। देखो अब इसमें काम करना, अब ये मत कर देना कि सर यहाँ 825 आया उसका आधा कर दो, हम पहले से आधा कर चुके हैं कि भाई 2 सेकंड लग रहे थे यहाँ से वापस आने में, तो यानी कि इसका मतलब दीवार तक जाने में 1 ही सेकंड लग रहा होगा। ये वाली इको सुन रही है 3 सेकंड के बाद, यानी कि दीवार तक जाने में 1.5 सेकंड ही लग रहा होगा। यानी यहां से यहां तक अगर साउंड को भेजा जाए तो 2.5 सेकंड में साउंड पहुंच जाएगा, इस दीवार से इस दीवार तक 2.5 सेकंड में पहुंचेगा। और कितनी स्पीड से चल रहा हो? 330 की, तो आंसर बनेगा 825 मीटर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो एन लिखेंगे। कितने बच्चे जो हैं, और कमेंट वही करना जो शुरू से पहले जो 2 क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, वो भी जिसने किए हों, है ना? आ रहा है? दीक्षा, इंद्रेश, मनीष, धीरज, आकाश, बेटा बता रहा हूँ इको वाला क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आएगा, तो इसलिए इसमें गलती नहीं करनी अपने को, एकदम चौकन्ना रहना है। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करो। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, पता चल गया मुझे, आ रहा समझ में, ठीक है। एक बच्चा किसी का बीच में एन आया है, तो वो समझ लेना कि उसका कहीं ना कहीं गलती कर रहा है समझने में। कह रहा है कि एट ए प्लेस स्पीड ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज वी, एक किसी स्थान पर 300 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि गति वी है, उसी स्थान पर 150 हर्ट्ज ध्वनि की गति क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो पहले 6 लिखेंगे, उसके आगे एबीसीडी लिखेंगे। सीता मर्दी, एक तो भाई आप लोग के सरनेम बड़े खतरनाक खतरनाक आते हैं क्लास में। बेटा क्वेश्चन का नंबर लिख रहे हो आप लोग ना, बीसी लिख रहे हो, मैं कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा, जो बच्चा खाली बीसी लिखेगा पता नहीं चल रहा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, पिछले वाले का किस वाले का। इसने लिखा है कि बेटा किसी स्थान पर 300 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि वी है, उसी स्थान पर 150 की क्या होगी? बेटा वी तो होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि साउंड चाहे लो फ्रीक्वेंसी का हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे इंफ्रासोनिक हो अल्ट्रासोनिक हो ऑडिबल हो, फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी अगर 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्पीड वी है, 150 वाली की भी वी होगी। आप लग रहा भूल गए हो, जो इसका आंसर गलत कर रहा है, मैं 100% कह सकता हूँ लास्ट क्लास में नहीं आया था,
मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि स्पीड का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर ये कम है तो ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई करके हमेशा फिक्स वैल्यू बनेगी। ये आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा उससे साउंड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका मतलब क्या है, जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं वो रट्टू तोता है, उन्हें जो लाइन लिखवा दी गई है बस वो ठीक करके आएंगे, वो अलग लाइन घुमा दी उनसे नहीं हो पाएगा। हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था अब सर्वे, परा सर्वे, सर्वे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इंफ्रा की 20 से कम है, अल्ट्रा के 20,000 से भी ज्यादा है। मैंने कहा था कि सबकी स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन हमने घुमा दिया, बस आपके हाथ पैर फूल गए। तो बेटा देखो, कंपटीशन निकालने ना निकालने वाले में यही फर्क है। टीचर सबको बराबर शब्द पढ़ाता है, लेकिन समस्या क्या है वो आपको दिख गई है कि हम कितना समझ पा रहे हैं। ये करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये पिछली से पिछली क्लास का क्वेश्चन है। ये हर क्लास में कई कई क्लास को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिख रहा है कि वेवलेंथ इज, कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य है। आपको बताना कि वेवलेंथ क्या होती है। पहले में लिख रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीडियम। माध्यम में कणों के दोलन की एक अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। एक लिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज, दो कणों के बीच की दूरी जो एक ही चरण में है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू पार्टिकल विच आर इन सेम फेज। यानी आपको इतना तो पता चल गया कि कम से कम सेकंड वाला तो ठीक है ही, दो कणों के बीच की दूरी जो एक ही चरण में एक ही फेज में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है दो पार्टिकल जो सेम फेज में है, समान कला में है, समान चरण में है। तो दो सेम फेज में पॉइंट ये भी है, दो क्रस्ट ये भी दो सेम फेज में है, दो ट्रफ, तो ये सरंग है, ये ग्रत है। तो सेम फेज वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ। ये हो गई हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। देखो यहां से बेटा ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, यहां कंप्लीट हो चुका है, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों भी सेम फेज में है, इनके बीच की दूरी भी वेवलेंथ। तो दो बिंदु जो सेम फेज में हो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे दोनों, उनके बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो सेम चरण में वो नहीं होती। अब दो तो हमारा सही है, तो इसमें दो नहीं है तो हमारा बाहर हो गया। दो हमारा सही है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा इसमें है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तीसरा इसमें ये नहीं हो सकता, 20 का आंसर है। देखो अब आप कहेंगे सर पहले वाला जो है वो समझ में नहीं आया, दूसरा तो साफ साफ हमें दिख रहा है बाय डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज, दो कणों के बीच की दूरी जो एक ही चरण में है, एक ही चरण में सेम फेज वाले दो पॉइंट के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। तो सेकंड सही है, तीसरा गलत है, हमें पता है, तो तीसरा गलत है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तीसरा गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता, तीसरा गलत है, आंसर नहीं हो सकता। ये पहले वाला कैसे आंसर है कि माध्यम के कणों के दोलन की एक अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। बेटा मुझे बताओ, ये मेरे पास में एक वेव है, ये वेव का मैंने डायग्राम बनाया और मैंने कहा था आपसे कि यहां से यहां तक का मेरे पास कंप्लीट एक दोलन है, ये एक हिस्सा ऊपर और नीचे वाला, ये हमारा एक ऑसिलेशन होता है, एक दोलन। ये बताया था ना आपको मैंने पूरा कि एक दोलन कैसे बनता है कि पार्टिकल ऊपर गया वहीं आया, नीचे गया वापस वहीं आया, तो ये एक दोलन है। तो मुझे बताइए जो एक दोलन में इससे टोटल दूरी जो तय की गई है वो वेवलेंथ के बराबर तो तय की है भाई, यहां से यहां तक की दूरी तो वेवलेंथ होती है, यहां से लेकर यहां तक की। तो एक ऑसिलेशन में एक दोलन में जो दूरी तय की जाती है वो भी वेवलेंथ है। तो ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। ये हमने आपसे क्या बोला था, इंग्लिश में ऑप्शन गलत है, बच्चा कह रहा है 1/3 2/3 1/2, अच्छा इंग्लिश में 1/3 और लिख लो यहाँ, ठीक। देखो हमने आपसे क्या बोला, कई बार पेपर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करना। देखो कई बार जरूरी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आपने क्लास में पढ़ी है या सीखी है, जो आपने बचपन से पढ़ी है, वो एग्जैक्ट सारी की सारी आपको मिल जाए। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए। आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम तीसरे वाला तो आंसर नहीं है, ये तो आपको पता ही पता है। हमें पता है कि वेवलेंथ होती है सेम फेज वाले समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो सेम फेज में है उनके बीच की आधी दूरी नहीं, जो सेम फेज में उनके बीच की दूरी। तो तीसरा तो मेरा आंसर नहीं है, तीसरा इस ऑप्शन में से मैंने उड़ा दिया, तीसरा जो है इस वाले ऑप्शन में है, इसे मैंने उड़ा दिया, तीसरा इस वाले ऑप्शन में इसे भी उड़ा दिया, तो केवल बी ही बचा। तो कई बार आपको थोड़ा सा तरीके से भी क्वेश्चन करना पड़ता है, आपको साम दाम दंड भेद कंपटीशन निकालने के लिए सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप चाह रहे हो कि बिल्कुल एक ही बिल्कुल सारी चीजें पढ़ने से हो जाएंगी, वो भी संभव नहीं है। ठीक, चलो अब मेरे हिसाब से आप इको जो है प्रतिध्वनि जो है उसका क्वेश्चन आप कर लेंगे। इको वाला, इको के क्वेश्चन क्या क्या है, इको सुनने के लिए दीवार से दूरी होनी चाहिए 17.15 मीटर, दो प्रतिध्वनि अलग अलग सुननी है, उनके बीच का गैप 0.1 सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन ये पढ़ाया मैंने। और एक इसका न्यूमेरिकल बताया कि अगर इको टकरा के वापस आई 3 सेकंड में तो दीवार तक की दूरी कितनी होगी। तो दूरी निकाल के आप उसका आधा कर लेंगे, क्योंकि इको वाले केस में दूरी आती है जाने और आने की। जो 3-4 न्यूमेरिकल करे उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम रिवर्बरेशन गूंज, रिवर्बरेशन गूंज। अगर जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कई बार पढ़ के जाते हैं तब भी कैसे गलती होती है उनसे। ऑसिलेशन क्या है पिछली क्लास देख रहा हूं, पहले वाली, पता चल जाएगा ऑसिलेशन क्या है। देखो सर माउंटेन में इको कैसे होता है, वहां तो हर तरफ खुला होता है, हर जगह माउंटेन में आपको इको नहीं सुनेगी, वहां सुनेगी जहां पे आसपास कोई पहाड़ी हो नजदीकी, वहां सुनेगी, हर जगह नहीं सुनेगी, ठीक है। ये बड़ी समस्या है। मैंने कितनी बार कहा क्लास में कि भाई सारी क्लास पीछे की देख कर आओ, देख कर आओ, देख कर आओ, तभी बच्चा कह रहा है कि ऑसिलेशन दोलन क्या होता है।
सोनार आएगा आगे यूनिस। मिनट को सेकंड में कैसे बदले? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखो अब बेटा हिंदी वाला बच्चा कहां गलती करता है, जो मैंने अभी आपको इको बताया था ना, जिसे मैंने हिंदी में प्रतिध्वनि लिखा था कि आपकी आवाज रिपीट हो रही है, हेलो 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 हेलो। बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे कहते हैं कि आवाज गूंज रही है। आवाज का गूंजना अलग चीज है और प्रतिध्वनि अलग है। अगर आपकी आवाज रिपीट हो रही हो, आवाज की पुनरावृत्ति हो रही हो, हिंदी वाले चाहो तो लिख भी सकते हो प्रतिध्वनि में कि आवाज की पुनरावृत्ति होना, 1 1 1 1। तो इको प्रतिध्वनि होती है आवाज का रिपीट करना, पुनरावृत्ति होना। देखो गूंज पता क्या है? गूंज अलग चीज है। गूंज क्या होता है? अगर आप अपने घर में कभी पेंट करा रहे हैं तो घर में से आपने सारा सामान बाहर निकाल दिया, कमरे में से पूरा कमरा खाली है, ना कोई पर्दा लगाया, कोई सामान नहीं रखा, बिल्कुल कमरा खाली है, आप उस कमरे के अंदर बोल के देखना, आपके थोड़ी गूंज कर आएगी। आपने कहा 1, आपको 1 सुनेगा तो एक ही बार, इको नहीं बनेगी 1 1 1 1 ऐसे नहीं सुनेगा। ये दीवारें जो है 17 मीटर दूर तो है नहीं घर की, कमरे की दीवारें, लेकिन जब आप कमरे में बोलेंगे 1, खाली कमरे में आवाज ऐसे आएगी 1, एक ही शब्द सुनेगा लेकिन लगेगा कि बहुत देर तक हवा में ठहरा हुआ है। होता ना कि खाली कमरे में, खाली मकानों में खंडर में बात करो, आवाज लगता है कि बहुत देर तक जाके खत्म हो रही है। आप किससे बात करोगे, बोले भैया, तो ऐसा हो जाएगी, भैया क्या हो रहा है। यानी कि आपका जो शब्द बहुत देर तक आपको हवा में ठहरा हुआ लगेगा, उसे कहते हैं आवाज का गूंजना। तो आवाज के गूंजने का मतलब है कि आपका साउंड परसिस्ट कर रहा है, बहुत देर तक बना है। 1, ये गूंज 1 1 1 1, ये इको प्रतिध्वनि है। दोनों फर्क समझ रहे हो? मैंने कहा ओए 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 ओए, ये प्रतिध्वनि इको, मैंने कहा ओए, ये गूंज है। अब खाली कमरों में, मकानों में हमारी आवाजें गूंजती हैं। उसकी देखो वजह क्या है? जब मैं इस खाली कमरे बोलूंगा हेलो, तो मेरे मुंह से जो हेलो निकली वो तो निकली, लेकिन ये हेलो जो मेरे मुंह से निकली, ये अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने वाली दीवार पर टक्कर मार के जो हेलो आई वो इसी के अंदर मर्ज हो गई, इस वाली दीवार से टकरा के जो आई वो भी से मर्ज हो गई, इस वाली दीवार वाली भी मर्ज हो गई, छत वाली भी मर्ज हो गई और फर्श वाली भी। तो सारे का सारा साउंड जो चारों तरफ से आया खाली कमरे में, वो आपस में मर्ज हो जाएगा। ये अलग अलग तो सुन नहीं सकता क्योंकि दीवार 17 मीटर दूर तो है नहीं। तो जो साउंड खाली कमरों से टकरा के चारों तरफ से आता है वो आपस में मर्ज हो जाता है, तो इसलिए बहुत देर तक लगता है कि हमें ठहर गया है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, घरों में कर्टेन, पर्दे लगाने शुरू कर दिए, ताकि हम घरों में बोले, हमारे मुंह से जो साउंड निकले वो पर्दों पर टकराए, पर्दे उन्हें एब्जॉर्ब कर लें, वो टकरा के वापस ना आए मर्ज होने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, हमने, आप कभी थिएटर में जाना मूवी देखने के लिए, थिएटर बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन वहां पे आवाजें गूंजती क्यों नहीं है? एक वहां पे कर्टेन, पर्दे भी लगे होंगे, नीचे मोटी सी कारपेट भी बिछी होगी, आप जिस चेयर पे बैठते हैं वो भी ऐसे मेटल की बनाते हैं ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, थिएटर की जो दीवारें होती हैं उनमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, और थिएटर की जो दीवारें हैं जिनके अंदर बारीक बारीक से छेद होते हैं, ये दीवारें बेटा साउंड को एब्जॉर्ब करने काम करती हैं। जैसे ही थिएटर में कोई गाना बजेगा, उससे साउंड निकलेगा, तो थिएटर की जो दीवारें हैं जिनमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, लकड़ी की होती है, वो उनमें टकराएगा तो इन छेद के थ्रू साउंड अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस टकरा के नहीं आएगा मर्ज होने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाते हैं? ऑप्शन लिख देगा, इससे सस्ता पड़ेगा, थिएटर कभी टूट जाए तो लोग कम मरेंगे, ऐसे फालतू के ऑप्शन लिख देगा। एक में लिखा होगा थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाते हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। तब लिखेंगे द वॉल्स ऑफ थिएटर, द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड so that reverberation can be absorbed, हिंदी में लिखेंगे थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सके। ठीक है। तो पेपर में पूछ लिया कि घर में जो कर्टेन, पर्दे लगे हैं, या थिएटर में जो पर्दे लगे हैं, जो घर में नीचे कारपेट बिछी होती है, इन सबका काम क्या होता है? वो साउंड को एब्जॉर्ब करने का है। मैं बाकी फालतू ऑप्शन कैसे दे देगा कि लकड़ी जो है वो सस्ती होती है, लकड़ी से बना स्ट्रक्चर जल्दी बन जाएगा, है ना, निर्माण जल्दी हो जाए, इसलिए ऐसे कुछ ऑप्शन लिख देगा। और एक लिखेगा कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाते हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में बाकी हम कल की क्लास में आपको इस चैप्टर में एक कराएंगे, सुपरसोनिक शब्द पढ़ाएंगे कल की